नमस्कार। आज हम इस वीडियो लेक्चर में निबंध के हिंदी निबंध के उद्भव और विकास पर बात करेंगे। हम जानते हैं कि आधुनिक साहित्य के शुरुआत के साथ बहुत सारे गद्य विधाओं का हिंदी में विकास होता है। भारतेंदु काल में उसका उद्भव होता है, फिर उसके परवर्ती कालों में उसका विकास देखने को मिलता है। पर निबंध शब्द जो है वो संस्कृत में भी है, संस्कृत में भी व्यवहृत होता था। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने यह बताया है कि वहाँ भी निबंध लिखे जाते थे, पर वो निबंध उन निबंधों में जो थी वो उसमें व्यक्तित्व वो विचार प्रधान ज़्यादा होते थे। और कभी कभी बाद में समालोचक एक पत्रिका आती थी भारतेंदु युग में, उसमें भी एक लेख छपा था जिसमें बताया गया था कि गद्य और पद्य दोनों में निबंध लिखे जाते थे। तो पहले पद्यमय रचना भी निबंध होती थी, पर निबंध की ये जो खासियत है, ये जो विशेषता है, उससे बिल्कुल अलग आधुनिक हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य में निबंध शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारे मन में या हमारे सामने एक बिल्कुल एक नए प्रकार की, एक विशेष प्रकार की विधा दिखाई पड़ती है, या उसके बारे में हम सोचते हैं। ऐसे निबंध शब्द का जो अर्थ है वो मतलब जो शाब्दिक अर्थ है, संस्कृत का शब्द माना जाता है, तो इसका अर्थ किया ही जाता है। लगभग हर विधाओं के साथ ऐसा किया जाता है। जैसे हमने आलोचना में देखा था कि उसमें कैसे वो लोच धातु से बना है, तो उसी तरह से निबंध का जो शाब्दिक अर्थ किया जाता है वो है संवार कर सीना, सिलना किसी चीज़ को। तो प्राचीन काल में हस्तलिखित ग्रंथ होते थे। मशीन तो थे नहीं, प्रेस नहीं थी, तो उस हस्तलिखित ग्रंथों को संवार कर सिया जाता था और इस प्रक्रिया को निबंध कहते थे। यानी नी जो शब्द है उसका मतलब है विशेष प्रकार से, और बंध मतलब बांधना, तो एक विशेष प्रकार से बांधा जाता था। तो धीरे धीरे शब्द का प्रयोग ग्रंथ के लिए होने लगा, और वह ग्रंथ जिसमें विचारों को बांधा जाता था निबंध कहलाने लगा। तो इस तरह से मतलब निबंध भाषा का प्रयोग होता था। इसलिए देखेंगे कि कहा जाता है कि बंध धातु में नी उपसर्ग लगाकर निबंध बना, जिसका मतलब होता है एक विशेष प्रकार से बांधना, एक उचित भली भांति उचित तरीके से बांधना। तो जब आप विचारों को विशेष प्रकार से बांध कर प्रस्तुत करते हैं तो निबंध कहा जाता है। निबंध की ऐसी परिभाषाएं हम पढ़ते रहते हैं, किंतु हिंदी में निबंध शब्द का अर्थ बिल्कुल अलग है। हिंदी में जो आज निबंध जिस शब्द का प्रयोग होता है वह अंग्रेजी के ऐसे शब्द के अर्थ में प्रयुक्त होता है। मतलब अंग्रेजी साहित्य में जो ऐसे लिखा जाता था उससे प्रभावित होकर हिंदी में जब पत्र पत्रिकाएं निकलने लगीं, प्रेस आ गए, आधुनिक विचारों के साथ जब जुड़ाव महसूस होने लगा, और हमारे साहित्यकारों को भी लगने लगा कि एक नए विधा की ज़रूरत, क्योंकि बदलती सामाजिक परिस्थितियां जो है वो साहित्य में परिवर्तन करती हैं, और उस वजह से नए साहित्यिक विधाओं की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे फ्रांसिस बेकन थे, जिनको माना जाता है कि बिल्कुल अंग्रेजी के वो बिल्कुल शुरुआती निबंधकार हैं। उन्होंने ऐसे को डिस्पर्स्ड मेडिटेशन कहा, अर्थात बिखरे हुए विचार माना। तो अगर इस शब्द को मतलब इस धारणा के अनुसार यह है कि साहित्यकार के मन में उठने वाले विचारों का लिखित रूप जो है वो ऐसे है या निबंध है। उसी तरह से हिंदी में जो निबंध शब्द का प्रयोग है गद्य की उस विधा के लिए होता है जिसमें विचारों को क्रमबद्ध रूप में रखा जाता है। जैसे हम जानते हैं कि कविता जो है उसकी कसौटी माना गया कि गद्य है, और गद्य की कसौटी जो है निबंध को माना गया। ये हम आगे देखेंगे। तो निबंध में विचारों को सुनिश्चित तौर पर या सुनिश्चित रूप में नाप तौल कर रखा जाता है। इसमें जो निबंधकार होता है उसके अध्ययन और ज्ञान का विषय जो है वो व्यापक होता है। तो निबंधकार से ये उम्मीद की जाती है कि उसमें थोड़ी विद्वता हो, जो जिस विषय का विश्लेषण वो अपने निबंध में कर रहा है उसके बारे में उसकी जानकारी जो है वो पुष्ट होनी चाहिए और पर्याप्त होनी चाहिए। रामचंद्र शुक्ल जो है निबंध को गद्य की कसौटी मानते थे। वो कहते थे कि यदि गद्य रचना कवियों की कसौटी है तो निबंध जो है वो गद्य की कसौटी है। और यह भी मानते थे कि भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है, क्योंकि वहाँ पर अपनी बात को आपको बहुत सीमित शब्दों में बिल्कुल बिखरने नहीं देना है, और बिखराव से बचाते हुए अपने विचारों को प्रस्तुत करना है, ताकि पढ़ने वाला जो है या जो उसका पाठ कर रहा है वो उस निबंध में जो निबंधकार का जो उद्देश्य है और जिस विषय पर उस निबंध को लिखा गया है वो उससे परिचित हो जाए और उससे उस बात को उस विचारों को वो समझ पाए।
तो इसीलिए गुलाब राय ने ये बात कही कि मतलब उनकी परिभाषा है कि निबंध सीमित आकार वाली वह रचना है जिसमें विषय का प्रतिपादन निजीपन, स्वच्छता, सौष्ठव, सजीवता और आवश्यक संगति तथा संबद्धता के साथ किया जाता है। निबंध की परिभाषा जो है, यह निबंध की परिभाषा है, यह भी निबंध लिखे जाने वाली भाषा की तरह ही है। मतलब निबंध जो है एक सीमित आकार वाली रचना है, इसमें इसके विकास में बिखराव नहीं हो सकता है। जिस तरह से आप विषय का प्रतिपादन करेंगे वो बिखरने नहीं देना है। विषय प्रतिपादन में संगति होनी चाहिए, संबद्धता होनी चाहिए। जैसे अगर आप रामचंद्र शुक्ल के जो लेख हैं, मान लीजिए कि वो भाव के बारे में लिख रहे हैं, तो फिर वो विभाव के बारे में लिखते हैं और फिर रस के बारे में बताते हैं। ऐसा नहीं है कि भाव के बारे में बात करते करते आप वक्रोक्ति और अलंकार के बारे में बात करने लगे। यानी जिस विषय में आप लिख रहे हैं और जिस विषय को प्रतिपादित आप कर रहे हैं उसमें संगति होनी चाहिए, और जो आप उदाहरण दे रहे हैं उसको अपनी बातों को पुष्ट करने के लिए उसमें एक संबद्धता होनी चाहिए। यानी उसका जो क्रमिक जो विकास है उसमें बिखराव भी नहीं होनी चाहिए और संबद्धता भी होनी चाहिए। मतलब एक के बाद मतलब जैसे जैसे वो निरंतर उसमें विकास होता जाएगा। और जो विवेचन होगा उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। यानी आप जिस विचार को रख रहे हैं, जिसका विवेचन किसी निबंध में कर रहे हैं, तो वो स्पष्ट होना चाहिए। उसमें निबंधकार के मन में किसी तरह की गफलत नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का दुविधा में नहीं होना चाहिए निबंधकार को। अगर वो दुविधा में होगा तो फिर वो उसके विचार जो हैं वो स्पष्ट नहीं होंगे। मतलब निबंधकार को सबसे पहले स्पष्ट होना है, तभी उसके विवेचन की पद्धति जो कि स्पष्ट होगी। और भाषा जो है वो बिल्कुल सजीव होनी चाहिए, ऐसी जो पढ़ने वालों को अपने प्रभावित कर पाए। इसी तरह से निबंध में जो है माना जाता है कि बौद्धिक पक्ष जो है वो ज़्यादा हावी रहता है, पर बौद्धिक पक्ष और जो भावुकता का पक्ष है, यानी बुद्धि पक्ष और हृदय पक्ष, इन दोनों का योग होना ज़रूरी है। हम ये देखते हैं कि निबंध लेखन के पीछे जब आप निबंध पढ़ते हैं तो उसमें लेखक जो है वो छुपा रहता है, और कहीं ना कहीं उस लेखक की झलक जो है वो हमको उस निबंध में मिल जाती है। तो इसीलिए उसका जो अध्ययन है, उसकी जो बौद्धिकता है, वह अगर भावनात्मक योग के साथ आए तो निबंध जो है वह प्रभावी होता है। वैसे ही इसके बाद इस निबंध को समझने के बाद जो निबंध क्या है, निबंध की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसमें निबंध के तत्व होते हैं। जैसे निबंध के 3 तत्वों को प्रमुख माना गया है। एक तो है कि लेखक के व्यक्तित्व का प्रभाव। जब कोई भी लेखक किसी भी विषय पर निबंध लिखता है तो उस निबंध में उसका व्यक्तित्व आ ही जाता है, और ये हिंदी निबंध की सबसे बड़ी विशेषता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो संस्कृत के निबंधों के बारे में बताया था, वहाँ पर लेखक का व्यक्तित्व बिल्कुल गैर हाजिर होता था, गौण ही नहीं, होता ही नहीं था। और रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद के द्विवेदी के अगर निबंधों को आप देखें या दूसरे निबंधकारों को भी, तो आपको ये साफ पता चल जाएगा कि उनके व्यक्तित्व की झलक जो है वह उस निबंध में दिखाई पड़ती है। उसका दूसरा जो तत्व है वह वैचारिक और भावात्मक आधार। निबंधकार में निबंध या तो किसी विचार की अभिव्यक्ति करता है या किसी भावना की, और जिस निबंध में भावना का प्राधान्य होता है उसमें विचारात्मक पक्ष जो होता है वो गौण होता है। ठीक इसी प्रकार जिस निबंध में विचारात्मक पक्ष जो है, विचार का पक्ष जो है वह मुख्य होगा, तो भावना का जो पक्ष है वह गौण हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि विचारों की जहाँ पर भावना का प्राधान्य होता है वहाँ विचारों की अभिव्यक्ति थोड़ी छुपी हुई होती है, और जहाँ विचारों का प्राधान्य होता है वहाँ भावनात्मक जो पक्ष होता है वो गौण हो जाता है। जैसे आप रामचंद्र शुक्ल का लेख देखिए, कविता क्या है, तो वो जो एक विचारात्मक निबंध है। सरदार पूर्ण सिंह का लेख है मजदूरी और प्रेम, अगर उसको आप देखेंगे तो ये भावनात्मक है, लेकिन ज़्यादातर लेख जो हैं उसमें भावनात्मक और विचारात्मक पक्ष मिले जुले होते हैं। तो इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लेख जो है बिल्कुल विचारात्मक कैटेगरी में ही मतलब आते हैं। तीसरा जो पक्ष है, जो सबसे इसका अहम मतलब पहलू है, वह है भाषा शैली। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो भाषा जो है वो मानी हुई बात है कि वो अगर आप कहानी लिख रहे हैं, उपन्यास लिख रहे हैं, तो माना जाता है कहानी और उपन्यासों में कि वो पात्रा अनुकूल होनी चाहिए, वो जिस जगह पर जो घटित हो रहा है उसके अनुकूल होनी चाहिए। तो निबंध में जो विषय जिस विषय में लिखा जा रहा है उसके अनुकूल होनी चाहिए भाषा को। तो निबंधकार जो है
वो विषय के अनुरूप भाषा का चयन करता है, इसलिए कभी वो तत्सम प्रधान भाषा का प्रयोग करता है, कभी तद्भव प्रधान भाषा का प्रयोग करता है, कभी अरबी फारसी बहुल भाषा का प्रयोग दिखाई पड़ता है।